सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखवा चुके हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। चलो ध्यान दो। इस नियम में आगे आपको एक फॉर्मूला हम साबित करवाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के योग में कि अगर दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, है ना, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, और इसे हम बोल सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सबसे पहले इस नियम को अगर समझना है तो आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो आप पहले समझ लीजिए। देखिए हम इसको नोट में ऐड कर दें, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। किसी सदिश के घटक जिसको आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स, ये चीज जो अभी बता रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर अलजेब्रा में या फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में कैलकुलेशन करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हम कोई तल खींचते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब इसमें हम ले लेते हैं एक सदिश, देखो मान लो कि कोई सदिश हमारा इस डायरेक्शन में है, इस सदिश को हम नाम दे दे रहे हैं वेक्टर ए, ठीक है। अब एक प्रश्न है आप लोगों से, यहां से यहां तक लंबाई कितनी है बताइए। इस सदिश को माना गया है वेक्टर ए, तो यहां से यहां तक लंबाई कितना है, ये अगर नहीं बुझाएगा तो वेक्टर नहीं बुझाएगा। बताइए, बहुत छोटा सा बात है ना। देखिए आपको फर्क बताए थे वेक्टर ए और ए में, दोनों में फर्क बताए थे। वेक्टर ए मतलब ये सिर्फ एक दिशा को दिखाएगा, एक सदिश को। जैसे ही आप इससे वेक्टर हटा दीजिएगा तो वो इसकी लंबाई को दिखाएगा। यानी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए, और वेक्टर ए सिर्फ और सिर्फ दिशा सूचक है, ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कोई सदिश राशि है। ये बात क्लियर हो गया। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे मोड़ दे करके, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आप केवल ए लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि इसका लंबाई ए है। ये बात बुझा गया। अब हम मान लेते हैं कि इस सदिश ने यहाँ पर थीटा कोण बनाया। अब इस जगह से कहीं से भी, मान लो यहाँ तक लंबाई अगर ए है, तो इस जगह से मैं यहाँ लंब खींच दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ऐसे लंब खींच दिया, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे लंब खींच दे रहे, तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगा वो एक अक्ष पर है, तो इसलिए इसको हम क्या मान लिए, एक्स, और इस वाले लंबाई को हम वाई मान लेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई हो जाएगा, और ये तो एक्स है नहीं। अब आपसे सवाल ये है कि आपसे हम अगर कहें ये ओ है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा के बराबर क्या होगा,
बताइए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है ना, तो यह है वाई और यह एच की जगह पर क्या है ए, तो क्या हो जाएगा वाई बटा ए। तो बता सकते हैं वाई बराबर क्या होगा, ए से गुना हो जाएगा ए साइन थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। तो क्या हम इसे वाई बराबर ए साइन थीटा लिख सकते हैं? अब बताइए cos थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच, देखिए एक्स बटा में ए, तो एक्स बराबर ए cos थीटा होगा। अब देखिए यहाँ एक्स है तो इसका मतलब इसको हम एक्स बराबर ए cos थीटा बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी आप लोगों ने सीखा इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो ही बात है, एक सदिश हो वेक्टर ए और वो किसी भी अक्ष से कोण बनाता, जैसे एक अक्ष से कितना कोण बनाया है थीटा, तो ठीक से देखिए जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसमें हुआ क्या है कि cos थीटा का प्रयोग करने के साथ साथ जितना इसका लंबाई है उसी से गुना हो गया। दूसरा चीज कि y अक्ष की बात करें, y अक्ष का, तो कोण इसके साथ नहीं बन रहा, तो जिसके साथ कोण नहीं बन रहा उसमें साइन थीटा में खाली ए से क्या हुआ है गुना। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए के दो घटक, वेक्टर ए के दो घटक है, वेक्टर ए के दो घटक, एक है एक्स घटक, तो एक्स घटक जो मिला आपको यानी एक्स अक्ष के दिशा में उसको आप क्या कहिएगा, तो वेक्टर ए का वेक्टर हटा दिया गया और ए में गुना काफी से हो गया cos थीटा से, वही बोले कि वाई घटक किसको कहिएगा ए साइन थीटा को, यानी वेक्टर हटाएंगे और साइन से गुना कर देंगे। तो फाइनली हम लोग ये समझ गए कि वाई घटक जो होगा हमारा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। इसका इस्तेमाल कहाँ कीजिएगा, तो देखिए मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो कि ये एक सड़क है या एक टेबल है और इस टेबल पर एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। अब इस वस्तु को किया क्या जा रहा है कि कोई व्यक्ति रस्सी बांधकर ऐसे खींच रहा है तिरछा, जब ये तिरछा खींच रहा है तो 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन से खींचा। जब ये इस डायरेक्शन में खींचेगा तो इमेजिन कीजिए कि एक बोरा रखा हुआ है, रस्सी से बांध लिया, उसको कान पे ऐसे रख लिए और इसको ध के खींचेंगे तो वो जाएगा किधर, क्या मेरे कान्हे की तरफ आएगा या वो भी घिसटाते हुए नीचे आएगा, घिसटाते हुए नीचे आएगा। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस तरह से खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, और उसी डायरेक्शन को चेंज करके बोरा को नीचे कर दे और ऐसे ध के खींचने लगे, किसमें हमें कम बल लगाना पड़ेगा, नीचे वाले में कम बल लगाना पड़ेगा। यानी जब हम एक अक्ष के दिशा में खींच रहे थे तो बल का मान कम, अब वही अगर हम ऐसे खींच रहे हैं तो मुझे बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, वैल्यू कम हो जा रहा है। तो इस चीज को समझिए कि 10 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपना से अक्ष खींच लेना है, एगो अक्ष आपका एक अक्ष हो गया, एगो खुद से एगो अक्ष खींच लेना है, वाई अक्ष खींच लिए। और यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे कोई कोण बन रहा है जो हम खींच रहे हैं, मान के चलो 30 डिग्री पर खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 डिग्री खींच रहे हैं। अब हम आपसे ये कह दें कि बताओ अगर 10 न्यूटन का ऐसे बल लगा रहे हैं तो किस बल से वस्तु आगे बढ़ रहा है ना, किस बल से, असल में इस बल से वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा है, हमको पता करना है कि किस बल से आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको नियम भी बताए हैं, इस सदिश में किस चीज से गुना होगा, कॉस से कि साइन से। अभी नियम बताए हैं कि कोण जिसके साथ बने कॉस से और जिसके साथ कोण नहीं बने किस साइन से। तो बोलो कितना का कोण बना है, 30 का इस अक्ष के साथ। तो बोलो ए का मान कितना है 10 कॉस और यहाँ पे 30 डिग्री। बोलो 10 के बाद कॉस 30 का मान कितना होता है, 2 × 10 तक कितना हो गया। इसका मतलब वस्तु जो आगे बढ़ रहा है वो कितना से बढ़ रहा है, कुछ बल ऊपर की तरफ भी बेकार हो जा रहा है। अगर हम ये कहें कि ऊपर की तरफ कितना बल खराब हो जा रहा है, इस पर यूजलेस है, तो वो आपको करना होगा 10 में कितना से गुना करना होगा, साइन 30 से।
तो 10 साइन 30 का मान 1/2 कट गया, 5 बराबर कितना हो गया 5 न्यूटन। समझ में आया। और इन दोनों को मिलाओगे यानी कि ये हुआ परिणामी। तो परिणामी अब ठीक से देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हई हो 5 न्यूटन होगा, जो ये 5 न्यूटन है। अब ये आपको निकालना है तो बोलो 5 का स्क्वायर करोगे, प्लस में कितना करोगे 5√3 का स्क्वायर, और रूट करोगे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर आधा का स्क्वायर, तो 10 आना चाहिए अगर हम सही बनाए हैं तो चेक कीजिए, ये 25 हुआ, कितना हुआ 25 की 75, जोड़ के कितना हुआ 100 का वर्गमूल। इसका मतलब ये हुआ कि 10 न्यूटन जो होता है वो तिरछा बल लगाने पर कई भाग में बढ़ जाता है, 2 भागों में। और इन दोनों भाग में कुछ बल ऊपर लगता है और कुछ बल एक अक्ष के डायरेक्शन में। भले ही हम इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, लेकिन बल कई दिशा में काम करता है 2 दिशा में, और दोनों का ये अलग अलग वैल्यू है। इसी को कंपोनेंट या घटक कहा जाता है। इस घटक को निकालने के लिए तरीका यही होता है कि उसके सामने हम x अक्ष और y अक्ष की कल्पना करते हैं। x अक्ष y अक्ष की कल्पना कीजिएगा तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाइएगा। बोलिए क्लियर हो गया। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं, बताइए जरा। मान लीजिए कि कोई वस्तु इस तरह के तल पर रखा हुआ है, बिछलने वाले तल पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। क्लियर हुआ। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इस तरह से अगर रखा हुआ है और इस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है, ठीक है, और ये 25 न्यूटन का बल लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर बन रहा है मान लो 60 डिग्री का कोण, या यहाँ छोड़ो, इस तरह से खींच रहा है और इस जगह पर कोण नहीं बन रहा, कोण यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तब क्या कीजिएगा बोलिए। ऐसे खींचा जा रहा है तो हाई कौन सा बल होगा और ये कितना होगा, बोलो ये 25 cos, हो गया ना गलती, मैंने क्या बोला है, जिसके साथ कोण बने उसके साथ cos, भले ये y अक्ष है तो क्या हुआ उसे मतलब नहीं है, कोण किसके साथ बना है y के साथ, तो इसलिए यहाँ पे होगा 25 cos 60 डिग्री और यहाँ लिखाएगा 25 sin 60 डिग्री। बोलो बुझा गया। जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उसके साथ हमेशा क्या लेना है cos, और जिस अक्ष के साथ कोण नहीं बनता है उसके साथ sin। बोलिए बुझा गया। अब मजा आएगा आपको ये नियम समझने में। इसके पिछले क्लास में सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम चल रहा था। अब आपको इसमें जो जो पूछ रहे हैं बता दीजिए। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक लंबाई a है, लेकिन सदिश क्या है वेक्टर a। यहाँ से यहाँ तक लंबाई b है, सदिश क्या है वेक्टर b। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालना है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या होगा, r बराबर a प्लस b। ऐसा कभी भी कीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ का वेक्टर तो हटा ही दिया, साथ ही साथ इस पर और इस पर का भी वेक्टर हटा दिए। अब आप ध्यान से समझिए, यही फर्क है बीजगणित में और सदिश बीजगणित में। इस बात को बहुत बढ़िया से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जो जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ा है वो अलग चीज है, और सदिश बीजगणित जब पढ़िएगा तो उसमें बड़ा नियम कानून है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b केवल अकेले वेक्टर हो, उसके लिए हम बताए हैं कि इसका वेक्टर हटाइएगा तब वो लंबाई है। लेकिन जब दो सदिश जोड़ा गया हो तो जोड़ने के बाद क्या आएगा हमको क्या पता है, लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लिए है कि उसको जोड़ने के बाद कितना आता है वेक्टर r, तो इस पर का वेक्टर हटा सकते हैं, ये नहीं कि दोनों पर का हटा दिए। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का वेक्टर कभी नहीं हट सकता है, समझ में आया। या वेक्टर a माइनस वेक्टर b का भी वेक्टर कभी भी नहीं हट सकता है, वो वैसे ही लिखाएगा। हाँ, उसको जोड़ के जो वेक्टर आ रहा है उसको आप कुछ मान लीजिए और तब वेक्टर हटाइए, ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकते। ये बात क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़ा जाए ना। चलिए अब देखिए बढ़िया से, हम लोग का काम है किसका मान निकालना, वेक्टर r का मान निकालना, यानी उस पर से वेक्टर हटाना।
मैं अगर आपसे ये कहूं कि फिलहाल के लिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है तो क्या बोलिएगा? केवल r। क्यों? क्योंकि अकेले ये है, ये अकेले नहीं है। समझ में आया? इसी r का मान हमें चाहिए। अब इस r का मान चाहिए तो आप ठीक से देखिए, यहाँ कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज रहता तो हम लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर कर लेते। तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे एक लंब डाल देंगे और लंब डालने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये वाला लंबाई ये थोड़ा सा हमको बढ़ा देना। डॉट डॉट से किए हैं, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन है। अब ठीक से देखिए, यहाँ कै डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। इसके बाद आप ठीक से देखिए कि यहाँ पर ये रेड कलर वाला जो लाइन दिख रहा है, ये जो बढ़ाई है, इसका नाम अगर हम डी दे दे तो आप ठीक से देखिए त्रिभुज बी और डी नजर आ रहा होगा और ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में इस वाले का लंबाई क्या है? r। और कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर का रूट होगा। अब लंब हमारा कौन है? बी डी नहीं मालूम है। दूसरा चीज, आधार है ओ से लेके डी तक, जबकि हमें लंबाई केवल कहां से कहां तक पता है? ओ से ए तक। काश हमें एडी पता होता तो पूरा लंबाई निकल जाता। ए में इसको जोड़ देते तो हमारा मकसद अब क्या रह गया? एडी को निकालना, साथ ही साथ किसको निकालना? बीडी को निकालना। कैसे निकालेंगे समझिए। तो हमें क्या करना होगा कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दिखाई दे रहा है, इसके बीच एक कोण हमको मानना होगा। मान लीजिए कि इसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में पूरा, इसके बीच में एक कोण थीटा बन रहा है। मान लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है। अब आप ठीक से देखिए, जितना ये झुका हुआ है, जितना इसके साथ, क्या उतना ही ये झुका हुआ है एडी के साथ? ये वाला जितना झुका हुआ है, तो आप गौर से देखिए, ये जो है संगत कोण हो जाएगा। जितना कोण यहाँ पर उतना ही कोण यहाँ पर। तो अगर ये थीटा कोण है तो बोलो ये भी कौन सा कोण होगा? थीटा कोण हो गया। क्लियर हो गया? अब अगर ये थीटा कोण है और यहाँ पे आपका ये वेक्टर भी है ना, ये वाला समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। त्रिभुज कौन सा? ए बी डी चाहे बी ओ डी। अगर हम आपसे कहें कि साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो क्या बताइएगा? अच्छा बी ए डी, सॉरी बी ए डी में बताइए तो साइन थीटा बी ए डी में पी बाई एच होता है ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा ही लंब हो गया, तो ये बी डी हो गया बटा में। ए बी का लंबाई मालूम है हमें, कितना लंबाई है इसका? वेक्टर बी की बी, बी होगा ना लंबाई। समझ में आया? क्रॉस गुना करो तब बी डी बराबर क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। तो बोलो इस लंबाई को हम क्या बोल सकते हैं? बी साइन थीटा। बोले क्लियर हुआ? ठीक से देखिए, अगर यहाँ भी अगर ऐसे खींच देते ना तो ये वाई अक्ष हो जाता है, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है साइन जरूर आता है। इसका मतलब भाई क्या है? कॉस है। करके देख लेते हैं। बताइए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो ए डी, अब बटा में एच के जगह पर बी हो जाएगा, तो बोलिए ए डी बराबर बी कॉस थीटा। यानी ये वाला लंबाई हो गया बी कॉस थीटा। ठीक से देखा जाए तो ओ से लेके डी तक का लंबाई पता चल गया होगा। बोलिए ओ से डी तक का लंबाई कितना है? ओ से लेके डी तक, यहां तक ए है प्लस इसके बाद क्या है? बी कॉस थीटा। मिल गया। ये आधार का मान हो गया। अब देखिए लंब का मान कितना है? ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है, ये वाला और ये वाला दोनों निकल गया। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे? समकोण त्रिभुज बी ओ डी में। समकोण त्रिभुज बी ओ डी में। बोलिए कर्ण कौन है? कर्ण ओ बी है, तो हम लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब
BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर। क्या OB का लंबाई मालूम है? R। इसका लंबाई क्या मालूम है? तो R स्क्वायर बराबर BD D साइन थीटा, तो B साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OD का A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तक 2A के जगह पर A और B के जगह पर B कॉस थीटा। ठीक से देखिए, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के पास में अगर हम चाहें तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस में यहाँ पर A स्क्वायर है और प्लस क्या है 2AB कॉस थीटा है। कॉमन क्या है इसमें? B स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में है A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इसके बारे में सब कोई जानता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तब B स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब सभी बच्चे बताएं, A स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, ये किसका मान निकल रहा था, और स्क्वायर इधर भेज देंगे तो R बराबर रूट अंडर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। क्या हमने यही बोला था कि भाई R का लंबाई, R का मान निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये ट्रायंगल लॉ में बता चुके हैं। आगे बताएं इसमें, देखिए हम लोग ये चीज जान गए कि दो सदिश को जोड़ने के बाद उसका जो परिमाण आएगा वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। न्यूमेरिकल में इसके अलावा एक चीज और पूछता है कि जो परिणाम आया है ये बीच वाला 21 दिशा में है, इसकी दिशा पूछ सकता है। तो अगर आपसे हम बोले कि ये कौन सी दिशा में है तो आप लोग सब कोई कहिएगा कि सर ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये पूरब उत्तर की दिशा में है, और पूरब उत्तर को आई के प्लस क्या बोल सकते हैं, सब कोई बोल देगा। लेकिन कोई अगर ये बोल दे कि पूरब से कितना डिग्री के कोण पर है, तो ये एकदम ओरिजिनल दिशा हो गया, मतलब कि 30 डिग्री है तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना के आगे जाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा। तो सही मायने में इसमें दिशा किसको बोलना चाहिए, तो इसमें दिशा लंबाई के साथ साथ यहाँ का एंगल भी मालूम होना चाहिए, तो इस वाले एंगल को ही इस कॉन्सेप्ट में दिशा बोल दिया जाता है। यानी यहाँ पर दिशा बोलने का मतलब होगा कोण, वो भी किसके बीच का कोण, तो वेक्टर R और वेक्टर A के बीच का कोण। समझ में आया? तो बताइए इसके कोण को अगर हम अल्फा मान लें तो दिशा कौन हो जाएगा, अल्फा। तो हम यही बात लिख रहे हैं कि वेक्टर R और वेक्टर A के बीच के कोण अल्फा को वेक्टर R की क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। ये बात समझ में आया कि कोण में यहाँ दिशा किसको कहा जाएगा। अब मुझे ये निकालना है, कैसे निकाले इसको, अल्फा को निकाले कैसे, तो चित्र में देखिए स्पष्ट है। अगर आपको अल्फा निकालना है तो इस पूरे समकोण त्रिभुज में ही देखिए गौर से, समकोण त्रिभुज कौन सा था, समकोण त्रिभुज देख लो BOD में हमको दो ठो लंबाई मालूम है, लंब का भी मान मालूम है, आधार का भी मान मालूम है। और लंब और आधार किस त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में आता है, tan थीटा में। तो हम tan और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा। देखिए tan अल्फा लंब बटा आधार, लंब की जगह पर आधार की जगह पर A प्लस B cos थीटा, तो ऊपर हो जाएगा B sin थीटा बटा A प्लस B cos थीटा। अब कुछ लोग इस न्यूमेरिकल को बनाते समय बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये थीटा कौन सा कोण है और अल्फा कौन सा कोण है। कोई बताएगा थीटा कौन सा कोण है? यहाँ चित्र में फिर से अलग से दिखा दे रहे हैं, ये था वेक्टर B और ये क्या था वेक्टर A, और ये क्या है वेक्टर R।
और ये वाला था अल्फा, और ये वाला था क्या चीज। तो अब बताओ थीटा कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कौन, अल्फा कौन है, बोलो बस आ गया। तो जब ये नोट कीजिएगा ना तो चित्र भी जरूर बनाइएगा। और यहाँ देखिए, मान लीजिए आप जब इस सवाल को बनाए और बनाते समय ना तो 0 आया, ना ही 1/√3 आया, और ना √3 आया, ना 1 आया, ना इंफिनिटी आया। सोचो अगर इसमें इसका आंसर 0 आएगा तो अल्फा का अपन 0 डिग्री बोलोगे, इसका आंसर अगर √3 आया तो 60 डिग्री कहोगे, 1/√3 आएगा 30 डिग्री कहोगे, 1 आएगा 45, इन्फिनिटी आएगा तो यही ना कहोगे। लेकिन कुछ और आ गया तो उस कोण का मान मालूम हमें नहीं होता, तो उसके लिए हम एक तरीका है कि उसको कैसे लिखते हैं, अल्फा लिखकर tan को इधर लिख देते हैं और इसके ऊपर एक माइनस एक लिख देते हैं, जो कि पावर नहीं पढ़ा जाता, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। और इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। ये मालूम है ना कब बोलना है, कब, देखो ये चला जाएगा ग्रुप में। पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो दो वेक्टर ए और बी का परिमाण, तो याद रहे परिमाण जब बोलेगा तो बिना वेक्टर का लिखना है। तो ए का परिमाण कितना है, तो हम ए बराबर 5 लिख लिए, ठीक है। बी बराबर 5 न्यूटन और बी बराबर, फिर ये कह रहे हैं उनके बीच का कोण यानी थीटा बराबर, बोल रहे हैं उनके परिणामी वेक्टर का परिमाण क्या है, मतलब r का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो r बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a² + b² 2ab cos थीटा √, a का मान 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 5 गुने 12 cos 90, 90 की 90 हुई 25 प्लस 144। बाबू लोग cos 90 का मान 0 होता है तो 0 लिखना चाहिए, नहीं 144 और 25 169, 13 न्यूटन आंसर हो गया। बोलो बन जाएगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चन है, किसी किसी में दिशा भी पूछा होगा सवाल में, तो दिशा के लिए अल्फा का मान निकाल लेना है, वही tan अल्फा का फॉर्मूला रखे। तो ये आपको होमवर्क के रूप में ये चला जाएगा। फिलहाल एक सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं।